अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां सबक नंबर 6 यानी कि लेसन 6। इससे पिछली वीडियो में है इसका ख़ुलासा कर चुका हूँ, आप लोग चाहे तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इसके सारे सवालात को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है आलमी हिद्दत, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो चलिए सबसे पहले इसके मारूज़ी सवालात को देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 में है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ऑप्शन ए में है मुनासिब, बी में है खुशगवार, सी में है संगीन और डी में है मुअतदिल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगीन। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कैसा मसला है, संगीन मसला है। कैसा मसला है, संगीन। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन ए में है 21%, बी में है 31% और सी में है 14% और डी में है 11%। तो याद रखना है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 31%। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो 31% यानी 31%। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है कि ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। यानी पिछले 100 सालों में ज़मीन का जो टेम्परेचर है, तापमान है, कितना बढ़ गया है। 0.75 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.65 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.55 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.75 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी के भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था। यानी बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था। तो ऑप्शन ए में है योना, बी में है शिमला और सी में है दीमापुर और डी में है विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीमापुर। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था। तो याद रखना है कौन से शहर में, दीमापुर में। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुई थी। क्योटो में जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये कब मुनक़िद हुई थी। 2007 में या फिर 2006 में या फिर 2005 में या फिर 2004 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2007। तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब मुनक़िद हुई थी, 2007 में। और बाल विज्ञान कांग्रेस अगर पूछा जाए तो कब, 2008 ईस्वी में। और कहाँ, दीमापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्तसर सवालात। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। तो जवाब में लिखना है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। तो ज़मीन जो है यहाँ पे क्योंकि हवा मौजूद है, इसलिए ये क्या है, ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है, मुनासिब जगह है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो यहाँ पे गोल हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो जवाब में लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो संगीन मसला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। यानी तमाज़त अर्ज़ी या फिर आलमी हिद्दत भी इसको बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो जवाब में लिखना है कि हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। यानी हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। तो ज़मीन के टेम्परेचर में जो है धीरे धीरे जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को ही उसके औसत इजाफ़ा को क्या कहते हैं, माहिरीन माहौलियात यानी साइंसदान ने, इन्वायरमेंटल जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा, इसी को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस हैं। तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसों में अगर देखा है तो आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन वगैरह गैस पाए जाते हैं किसमें, ग्रीन हाउस गैसों में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या है
कि ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। तो ज़मीन के दर्जे हरारत में यानी टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस कितना इजाफा हुआ है। तो जवाब में लिख सकते हैं ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड 31% यानी 31% और मीथेन गैस 149% यानी 149% इजाफा हुआ है। तो ज़मीन के दर्जे हरारत में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना फ़ीसद इजाफा हुआ है, 31% और मीथेन गैस 149%। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। तो जवाब में लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने ये जादुई मंत्र बताया था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। तो मौलाना APJ अब्दुल कलाम साहब ने आज के तलबा को बताया था कि 10 से 17 साल के जितने भी उम्र वाले बच्चे हैं, अगर 20 लाख बच्चे कम से कम 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हल हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तवील सवालात को देखते हैं। तवील यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो इस जवाब में लिख सकते हैं कि पिछले 30-40 वर्षों से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। यानी हम पिछले 30-40 सालों में अगर देखें तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ज़मीन जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इसके औसत इजाफा को, बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है, यानी ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम्स है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया के साइंसदान इसके लिए फ़िक्रमंद हैं। दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं सब इसके लिए फ़िक्रमंद हैं और इससे बचने के लिए गौर व फिक्र किया जा रहा है और इस पर गौर व खोज भी कर रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। और कुछ मुल्कों में इसके लिए कई अहम इक़दाम उठाए गए हैं और कुछ ममालिक इसके लिए क्या कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं, यानी इसका वजह क्या है, कारण क्या है। तो देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के असबाब मंदरजा झील हैं। तो नीचे ग्लोबल वार्मिंग के जो असबाब हैं उसको दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह अगर देखा जाए तो ख़ुद ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं, यानी खुद हम इंसान ही हैं। हम लोगों के काम काजों की वजह से, रिएक्शन किसी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इंसानों की कुछ गैर फितरी सरगर्मियाँ हैं जिसको साइंस की ज़ुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। रोज़ बरोज़ कल कारखानों में इजाफ़ा, उसके साथ तेज़ी से जंगल का कटना और मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैसेज़ बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह हैं। ये सारी गैसें हैं जो क्या करती हैं, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या करती हैं, ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ाती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती हैं। तो मीथेन गैस जो होती है वो ज़्यादातर धान के खेतों से और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलते हैं। हमारी ज़मीन पर सूरज की किरणें आती हैं और उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं। तो गोबर हो गया या फिर धान की खेती हो गया, गाय भैंस का गोबर या फिर धान का खेत, तो सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये क्या करती है, इसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और इसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत में इजाफा होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से होता रहेगा, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो आखिर इससे क्या क्या ख़तरे होंगे, इसका असर क्या क्या होगा। तो चलिए जवाब में देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात नहायत ख़तरनाक हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरी बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तेज़ी से पिघलने लगते हैं।
तो समुद्र में जो बड़े बड़े बर्फ़ हैं, अगर दुनिया गर्म होगी तो धीरे धीरे वो बर्फ़ क्या होगी, पिघलने लगेंगे, और इसकी वजह से समंदर में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। और जब ये बर्फ़ पिघलेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, समंदर में जो पानी का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। माहिरीन माहौलियात का ख़्याल है कि इसकी वजह से कई जज़ीरों के हमेशा के लिए समंदर में डूब जाने का अंदेशा है। यानी कि जो मुल्क, छोटा सा मुल्क जो समंदरों से घिरा हुआ है, वो हमेशा के लिए डूबने का ख़तरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह, ये सारे क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है और इन्वायरमेंट में इसकी वजह से बहुत चेंजेस आ रही हैं। मौसमों की मुअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है, और मौसम जो पहले बदलता था, समय समय के साथ सब कुछ होता था, अब सब उसका ऑपोजिट होता दिख रहा है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। जो गर्मी वाले इलाके हैं, ठंडे वाले इलाके हैं, वहाँ पे गर्मी हो रही है, और गर्मी वाले इलाके में ठंड देखने को मिलता है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे जंगल अगर काट देंगे तो जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ चले जाएंगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और इसके बरअक्स और इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, और जो बैक्टीरिया है, जरासीम है और वायरस वगैरह ज़्यादा पैदा होने लगे हैं। अभी रिसेंटली जो हम लोगों को देखने को मिला कोरोना वायरस, जो कभी हम सुने भी नहीं थे, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही हैं, जिससे बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारियां भी हो रही हैं। और बेवक्त तूफ़ान, और तूफ़ान का कोई वक्त नहीं, किसी वक्त भी हो जाते हैं। सैलाब और कहत की कसरत हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है। ग्लोबल वार्मिंग अगर देखा जाए तो एक वर्ल्ड लेवल के लिए प्रॉब्लम्स है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस मुहलक वबा से बचने की तरकीबें और इक़दाम करने होंगे, और हर मुल्क को चाहिए कि इससे बचने के लिए इसकी तरकीबें निकाले और इससे कम करे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो देखते हैं इसका जवाब। तो ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है। इससे बचने के लिए हर मुल्क को अपने अपने तौर पर तरकीबें और इक़दाम करने होंगे, और इससे बचने के लिए मुसलसल कोशिशें करने की ज़रूरत है। तो हर एक मुल्क को चाहिए कि अपने अपने तौर पर जो भी कर सके करें। कम से कम फैक्ट्रियाँ लगाएं, अगर फैक्ट्री लगाएं तो उसमें क्या हो, धुएँ ना निकले। मोटर गाड़ियाँ जो हैं उससे भी वो क्या हो, इलेक्ट्रिक वाला हो ताकि, या सोलर सिस्टम वाला हो ताकि उससे धुआं ना निकले और प्रदूषण फ्री हो, और उसके साथ साथ क्या हो, गैसें कम छोड़े। दुनिया के बड़े बड़े और तरक्की याफ्ता मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिक़दार कम करनी होगी। जो बड़े बड़े देश हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यानी डेवलप कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, तो इनको चाहिए कि कम से कम क्या करें, ग्रीन हाउस गैस निकाले। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या हो, जंगलात के कटने पर रोकथाम लगाना होगा, और जंगलों को कम से कम काटना होगा, और साथ ही शजरकारी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। जैसा कि मेहमान ख़ुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने बाल विज्ञान कांग्रेस में इस संगीन मसाइल को दूर करने और इससे बचने की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा पर दी थी। बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था तो उसमें मेहमान ख़ुसूसी जो थे वो कौन थे, APJ अब्दुल कलाम थे। उन्होंने इस संगीन मसाइल से बचने के लिए इसकी ज़िम्मेदारी आज के तलबा पर दी थी, यानी स्टूडेंट्स पर दी थी, कि वही लोग इस पर रोक लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस सबक में जिन अल्फाज में साबिक़े हैं उन्हें चुनकर जुमले बनाइए। यानी कि ये लेसन जो हम पढ़े इसमें जितने साबिक़े वाले अल्फाज हैं उससे क्या करेंगे, जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि इस सबक में मंदरजा झील साबिक़े वाले अल्फाज हैं और इसका जुमले में इस्तेमाल मंदरजा झील है। तो चलिए देखते हैं साबिक़े वाले अल्फाज और इसके इस्तेमाल। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो क्या है, फ़िक्रमंद है। तो इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के मसले पर पूरी दुनिया फ़िक्रमंद है। दूसरा लफ्ज़ है बेतहाशा। तो जंगलात
के जंगलात बेतहाशा काटे जा रहे हैं, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आबखरा। आबखरा पानी से जो भाप निकलता है उसे आबखरा कहते हैं, इस तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है बरअक्स। बरअक्स का मतलब होता है ऑपोजिट यानी उल्टा। तुम्हारा हर काम मेरे काम से बरअक्स होता है, यानी हम जो काम करते हैं उसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। उसके बाद क्या है, बेशुमार, है ना। तो इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि बेशुमार लोग ज़मीन पर आज भी भूखे सोते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस तरह से लफ्ज़ क्या है, कारखाना। बिहार में ख़ास तौर पर कारखाना की कमी है, इस तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, मोटर गाड़ी। इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोटर गाड़ियों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। उसके बाद क्या है, ख़तरनाक। इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले में, शराब नोशी सेहत के लिए ख़तरनाक है। इसी तरह से क्या है लफ्ज़, शजरकारी। तो इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, शजरकारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुफीद काम है। शजरकारी का मतलब पेड़ पौधे लगाना। उसके बाद क्या है, आलमगीर। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमगीर मसला बन गया है। इस तरह से है क्या, शोहरत याफ्ता। क्या है, शोहरत याफ्ता। तो शोहरत याफ्ता ममालिक को ग्रीन हाउस गैसों की मिक़दार कम करनी होगी। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।